नमस्कार सभी लोगों को। आज बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट पे। दिल्ली ब्लास्ट को कैसे देखा जा रहा है, उसमें जो लोग पकड़े गए हैं वास्तव में वेल एजुकेटेड और सभी लोग लगभग-लगभग सारे लोग डॉक्टर हैं। तो आज उसी पे बात करते हैं। ये स्टार्ट होता है 17 अक्टूबर को। होता ये है जम्मू कश्मीर में एक जगह है शोपिया। शोपिया में 17 अक्टूबर को जगह-जगह पे पोस्टर लगाया जाता है और उस पोस्टर में लिखा जाता है कि वो लोग सावधान हो जाएँ। जो लोग सुरक्षा बलों को अपने घर पे बैठाते हैं, अपनी दुकान पे बैठाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनसे दोस्ताना व्यवहार करते हैं। उन लोगों के लिए चेतावनी। जो पोस्टर लगा था उसमें किसी का नाम नहीं था, उसका किसी एक आतंकवादी ग्रुप का नाम था, के नाम से पोस्टर लगाया गया। ये जब बात पता चलती है सुरक्षा बलों के द्वारा तो ज़ाहिर-सी बात है सबके दिमाग में खटकेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? तो सीसीटीवी का मदद लिया गया। सुरक्षा बल वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के जो भी सुरक्षा बल थे सीसीटीवी का मदद लिए। उससे उनको मिला कि रात में एक बंदा आता है और वो अकेले आता है, पोस्टर लगा कर के चला जाता है। उस सीसीटीवी के बिहाफ़ पे उस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, अहमद। इरफान अहमद जो एक मस्जिद का मौलवी था, उसको गिरफ्तार किया जाता है। जैसा कि पेपर में और हर जगह पे है बताया गया है। इरफान अहमद को गिरफ्तार करने के बाद जब सुरक्षा बलों ने टाइट होकर के पूछताछ किया, तब उसने बताया कि ये हम इसमें अकेले नहीं हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसमें एक मुजब्बिल नाम का इंसान का ज़िक्र किया, जो कि ऑलरेडी वो डॉक्टर है। फिर जब उसके ठिकाने पे रेड मारा गया, जहाँ पे वो डॉक्टरी करता था, तो उस अस्पताल से उसके लॉकर से AK-47 बरामद हुआ। जब AK-47 बरामद हुआ तो सुरक्षा बलों के दिमाग में AK-47 जब बरामद हुआ, सुरक्षा बलों को खटका, इसके पास AK-47 आया कहाँ से? उसके बाद उससे पूछताछ हुई। पूछताछ में वो डॉक्टर आदिल का नाम बताया। डॉक्टर आदिल जो दिल्ली के पास एक जगह है फरीदाबाद, फरीदाबाद में रह कर के प्रैक्टिस करता था। जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली का क्राइम ब्रांच, सारे लोग मिलकर के फरीदाबाद में रेड डालते हैं। रेड डालने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके पास से 250 किलो विस्फोटक और रासायनिक कुछ पदार्थ मिलते हैं। उससे पूछताछ होती है। पूछताछ में वो बताया कि मैं डॉक्टर हूँ और एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी, उसमें वो प्रोफेसर था। यूनिवर्सिटी में भी रेड किया जाता है। जो यूनिवर्सिटी में उसका जो कमरा था, उसके कमरे में जब सर्च हुआ, उसके बगल में एक और कमरा था, उसमें भी सुरक्षा वालों ने सर्च किया, तो वहाँ पे 3000 किलो विस्फोटक और मिलता है। उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई, तो एक लेडीज़ का नाम सामने आता है। वो लेडीज़ थी लखनऊ की। अब आप खुद सोचिए कि 3000 किलो विस्फोटक एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे कोई ले जा सकता है? 3000 का मतलब हो गया कि अगर बोरे में भी ले जाएगा, तो एक बार में तो जाएगा नहीं। तो ये जो लेडीज़ है, इसकी भूमिका ये है कि ये जैसा कि बताया जा रहा है कि लेडीज़ ही छोटे-छोटे मात्रा में लगभग 2 साल से वो विस्फोटक जमा कर रही थी, धीरे-धीरे। और इनका टारगेट क्या था? टारगेट ये था 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का डेट है। ये लोग 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद के दिन में अलग-अलग जगहों पे विस्फोट करना चाहते थे। जब फरीदाबाद में रेड पड़ता है, उस रेड में जो है सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। एक बंदा नहीं गिरफ्तार हो पाता जिसका नाम था डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर वहाँ से निकल जाता है, एक HR नंबर की गाड़ी लेता है, गाड़ी में विस्फोट लेता है। वो पूरा NCR, दिल्ली NCR घूमता रहता है। वो समझ जाता है कि हमारे सारे लोग पकड़े गए हैं, हमारे सारे जगहों पे छापा पड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। वो अचानक से आता है और लाल किले के पास अपने आप को उड़ा लेता है, पूरे कार के साथ। जैसे ये खबर प्रशासन तक पहुँचती है, लोगों तक पहुँचती है, लोगों को ये लगा कि ये छोटा गैस का धमाका हो सकता है क्योंकि ये गाड़ी के अंदर विस्फोट हुआ है। सुरक्षा बल भी सबको लगा प्रेज़ेंट टाइम में कि हो सकता है CNG ब्लास्ट हो। लेकिन जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ती है, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे बीतते हैं, तो ब्लास्ट का जो कैपेसिटी था, वो इतना बड़ा था कि सबको लग जाता है कि ये कोई CNG ब्लास्ट नहीं है, ये आतंकवादी घटना है और इसको जानबूझ करके ब्लास्ट किया गया। उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है।
फिर आगे चल कर के ये पता चलता है दिल्ली पुलिस को और जम्मू एंड कश्मीर की जो भी सुरक्षा बल थे उनको पता चला एक फोर्ड की रेड कलर की भी कार है। हमें पता चलता है अगले दिन वो कार किसी गांव में खड़ी मिली, लेकिन अभी संदेह ये है कि उस गाड़ी को वहां तक लेके आया कौन, उसकी अभी तलाश चल रही है। और मजे की बात यह है कि जितने लोग पकड़े गए हैं सारे के सारे डॉक्टर हैं, सारे के सारे वेल एजुकेटेड हैं, अब पढ़े लिखे लोग हैं। अब समाज में ये एक डर है, आखिर होगा क्या आगे चल के। यहाँ तक तो हो गया, अब तो सबको पता चल गया है उस लोग में, उस ब्लास्ट में और उस घटना में इन्वॉल्व कौन था। अब मेन मैटर ये है कि ये लोग जो लोग इन्वॉल्व थे वो लोग सब के सब पढ़े लिखे डॉक्टर लोग थे, और इनकी मानसिकता देखिए, और उस यूनिवर्सिटी के बारे में सोचिए जहाँ पे ये लोग पढ़ाते थे, वहाँ पे क्या हाल होगा, बच्चों को कैसे ट्रेन किया गया होगा, इनके संपर्क में कितने ऐसे और डॉक्टर होंगे, क्या 7 साल में केवल 7 या 12 लोग ही होंगे, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो सुरक्षा बलों को ये चाहिए कि पूरा जितने 7 साल में जितने इनके संपर्क में रहे होंगे सबसे सवाल जवाब करना चाहिए, सबके घर पे छापा मारना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी में छापा मारना चाहिए। आखिर क्या कारण है उस यूनिवर्सिटी के प्राचार्य को पता ही नहीं चला कि उसके घर में ये घटना घट रही है। 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिलता है, यूनिवर्सिटी के अंदर से मिलता है, उसको पता ही नहीं चला। तो ये सब संदेहात्मक है और बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात, उसको पता नहीं चला। तो ये समाज के लिए एक ऐसा डर है, हम क्या करेंगे कमा करके, क्या करोगे आप बिल्डिंगें बना के खरीद करके, एक न एक दिन भाईजान को अपना मकसद याद आ जाना है और वो अपने आप को ब्लास्ट कर ही लेंगे। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सताए हुए लोग हैं और भगाए हुए लोग हैं, बहुत अत्याचार हुआ है जम्मू में, बहुत अत्याचार हुआ है कश्मीर में। तो हम उन लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं, सबसे अधिक अत्याचार अगर कहीं पे हुआ है तो कश्मीर में हिंदुओं का हुआ है। हिंदुओं के साथ क्या किया गया, जिंदा काटा गया, उनकी बहनों को बलात्कार किया गया, यहाँ तक कि काट करके वो मांस खिलाया गया माँ को अपने बेटे का। फिर भी आज के दिन तक कोई हिंदू अपने शरीर पर बम बांध के किसी चौराहे पे फटता हुआ नजर नहीं आया। किसी हिंदू टेररिस्ट हुआ नहीं आज तक, किसी हिंदू के घर से आरडीएक्स बरामद नहीं हुआ, किसी हिंदू के घर से AK-47 नहीं निकला। ये एक बहुत भयंकर विडंबना है इस देश की। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है। और ये मुझे लगता है जो हम लोगों में कीड़ा है ना सेकुलरिज्म का, वो कीड़ा जो प्लास्टिक का कीड़ा है वो मरने वाला नहीं, वो कीड़ा हम लोगों को मार करके ही मरेगा। स्थिति जो है ना वो बद से बदतर होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। मेरा जहां तक अनुमान है सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए पूरा का पूरा सख्ती से कड़ाई से इन लोगों के साथ निपटे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा, ये बात सत्य है। अब बात करते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की। पहले जब आतंकवादी घटनाएं होते थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस या मीडिया हाउस या ये क्या बोलते हैं अपने राजनीतिक दल हल्ला करने लगते थे कि ये आतंकवादी घटना, आतंकवादी घटना। इस वाले मैटर में ऐसा नहीं हुआ। इस वाले मैटर में गवर्नमेंट ने बहुत विचार किया, सोचा समझा, 24 घंटे के बाद एक प्रेस रिलीज किया जिसमें लिखा कि ये आतंकवादी घटना है। उसका कारण क्या है तो आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद जब सीज फायर हुआ था तो भारत सरकार ने कहा था कि आइंदा अगर हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार का टेरर अटैक होता है, एक्टिविटी होती है, तो उसको एक्ट ऑफ वार के नाम से जाना जाएगा और ये भारत पे सीधे सीधे हमले करने जैसा होगा, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। और ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 खुद ब खुद लॉन्च हो जाएगा। तो सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मेरा पूरा गवर्नमेंट अभी ये एंगल ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है या नहीं। धीरे धीरे एक एक स्टेप ले रहा है। अभी 3 दिन पहले कनाडा में अमेरिका के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री दोनों लोग मिले। अमेरिका को भी ये कहना पड़ा कि नहीं, ये आतंकवादी हमला है।
जिस दिन आने वाले कुछ ही दिन में हमारी जांच एजेंसियां सिद्ध कर देंगी कि इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है। अगर ये सिद्ध होता है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 खुद ब खुद चालू